Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you in the lecture 11 for the course titled Research Methods in Special Education, and this course is designed for the course code SPD 3116, and this course is designed for the program MA Special Education Semester 2. आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर 10 का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर 10 में हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में तारुफी लेक्चर के तौर पे पढ़ा और उसमें हमने जाना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके एम्स क्या है। आज उसका बकाया जो हिस्सा है जिसमें कि हम रिसर्च टाइप्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं अपना तारुफ करवाती चलूँ। आई एम डॉक्टर अफाफ मंजूर, वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, एंड यू कैन एक्सेस मी ऑन afaf.manzoor@ue.edu.pk। तो आइए आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़े से लेक्चर की कंटिन्यूटी के लिए हम उसको ब्रीफली ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम काइंड्स और टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखेंगे और इसके साथ साथ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं उसको भी डिस्कस करने जाएंगे। So here are the few learning outcomes. First of all, after listening or watching this video, we expect that you will be able to understand descriptive research and you could explain various types of descriptive research. You may know about the advantages and disadvantages of descriptive research. So let's start with the brief description of descriptive research. थोड़ा सा हम दोहराने के लिए, याद दहानी के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को दोबारा से जान लेते हैं। वैसे तो हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन और नेचर और एम को पढ़ा। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ स्टडी डिज़ाइन टू डिपिक्ट द पार्टिसिपेंट्स इन एन एक्यूरेट वे। मोर सिंपली put, descriptive research is all about describing people who take part in the study. So descriptive research, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आम लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं या आपका सैंपल है या जो लोग उस रिसर्च का हिस्सा हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सो इट्स द मोस्ट वाइडली यूज रिसर्च डिज़ाइन एज इंडिकेटेड बाय द थीसिस, डिसर्टेशंस एंड रिसर्च सपोर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और जो ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल रिसर्चेज़ हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इस रिसर्च डिज़ाइन का। और आप देखेंगे कि आपके मोस्टली जो थीसिस और डिसर्टेशंस हैं, रिसर्चेज़ हैं, मोर देन 60 to 70% ऑफ योर रिसर्च methods used in those theses and dissertations are based on descriptive designs. So its common means of obtaining information including the use of questionnaire, personal interviews with the aid of study guide or interview schedule, and observation, either participatory or non पार्टिसिपेटरी। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, उसके जो मेन कॉमन सोर्सेज हैं, जैसे कि क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है, पर्सनल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, अदर स्टडी गाइड्स हो सकती हैं जिसमें कि आप पहले से इंटरव्यू स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन जो है कि इसका बड़ा मोस्ट कॉमन वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। So descriptive research includes studies that purport to present facts concerning the nature and status of anything. तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट की जाती है बेसिकली फैक्ट फाइंड करने के लिए की जाती है। और वो फैक्ट्स क्या हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उसको जानने की कोशिश की जाती है, उसका जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है किसी भी चीज़ का उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। सो दिस मीन्स दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च गिव्स मीनिंग टू द क्वालिटी एंड स्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी ऑन गोइंग चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी और उसकी स्टैंडिंग को जानने के लिए की जाती है। यानी आप इसको कोई नई चीज़ इसमें डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, कोई फ्यूचर के लिए कोई चीज़ जो है वो नहीं जान सकते हैं या उसका पर्सपेक्टिव नहीं जान सकते हैं, बल्कि आप सिर्फ जो एग्जिस्टिंग फिनोमेना है उसको स्टडी कर सकते हैं या उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसकी कुछ मिसालें अगर हम देखना चाहें तो द इंफॉर्मेशन अबाउट ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, आप इसमें मालूमात हासिल कर सकते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। सो अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। सेट ऑफ कंडीशन, ख़ास किस्म की कंडीशन जो है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अ क्लास ऑफ इवेंट्स, और एक मुसलसल जो इवेंट्स हो रहे हैं किसी भी कॉन्टीन्यूटी में, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
system of thoughts or any kind of phenomena or experience which one may wish to study. और कोई भी ख़ास पैटर्न थिंकिंग का, परसेप्शंस का, किसी चीज़ के किसी का कोई एक्सपीरियंस जो कि उसने गेन किया हो किसी ख़ास सिचुएशन में, उसको जानने की कोशिश करें आप, तो आप है जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने की कोशिश करते हैं. सो आइए देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स जो हैं वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं और कौन कौन से कॉमन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं. देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स. वन इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड, द सेकेंड इज़ केस स्टडी मेथड एंड द थर्ड वन इज़ सर्वे मेथड. अब ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है ये फर्दर जो है वो इसमें मुख्तलिफ तरह से यूज़ हो रहा होता है. ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्वांटिटेटिव एक मेथड है, इसी तरह से क्वालिटेटिव मेथड है, और केस स्टडी मेथड और सर्वे रिसर्च मेथड है. तो आइए हम देखते हैं कि ये तमाम मेथड्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं. So first one is observational method. The observational method is the most effective method to conduct descriptive research, and both quantitative observation and qualitative observation are used in this research method. तो जो observation method है इसमें quantitative observations भी ली जाती हैं और qualitative observations भी ली जाती हैं. So quantitative और qualitative का हमने difference बड़े तफसील के साथ previous lectures में पढ़ा. ये quantitative क्या है कि जब आप किसी के को quantify करके उसको मैयर करना चाहते हैं तो आप quantitative approach यूज़ करते हैं, और qualitative आप तब यूज़ करते हैं जब आप उसके बारे में in depth analysis करना चाहें और डिस्क्रिप्टिव किस्म की जो है स्टडी करना चाहें. So let's talk about the observational method, that is quantitative, with the quantitative observations. So quantitative observation is the objective collection of data which is primarily focused on numbers and values. यानी जब आप कोई भी ऐसा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप नंबर्स और वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, सो इट्स जस्ट एसोसिएटेड टू ऑफ और डिपिक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. तो ये जो भी एसोसिएशन जाहिर कर रहा होता है वेरिएबल्स की या डिपिक्ट कर रहा होता है वो किसी भी क्वांटिटी में कर रहा होता है. So results of quantitative observations are derived using statisticals and numerical analysis methods. तो जो observation के जो results हम quantitative observations के जो results हम derive करते हैं वो statistical methods use करते हुए करते हैं और numerical analysis के methods use करते हैं. So it implies observation of any entity that can be associated with the numeric values such as age, shape, weight, volume, scale, etc. तो हम इसमें जो भी entity ले रहे हैं उसको हम numerical value के साथ ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज है, दैट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू. शेप, वेट, वॉल्यूम, कुछ भी जो है स्केल, लाइक दीज ऑल आर, यू कैन यूज दीज ऑल थिंग इन ए न्यूमेरिकल वैल्यू. अच्छा, इस एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि दिस रिसर्चर कैन ट्रैक इफ करंट कस्टमर्स विल रेफर टू द ब्रांड बाय यूजिंग अ सिंपल नेट प्रोमोटर स्कोर और द क्वेश्चन. सो कोई भी जो आप किसी भी चीज़ के बारे में जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आप क्वांटिफाई करके ले लें या न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लें, तो वो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड में यूज़ कर रहे होते हैं. So let's talk about the qualitative observation. Qualitative observation doesn't involve measurements or numbers but instead just monitoring characteristics. इसमें अब हम ना तो नंबर्स में मेजर कर रहे हैं ना उसको हम वैल्यूज़ में मेजर कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं. इन दिस केस द रिसर्चर ऑब्जर्व्स द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. अब इसमें जो है यूजुअली आम तौर पे नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें कि रिसर्चर जो है वो एक फासला रख के रिस्पोंडेंट से सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर रहा होता है. So since the respondents are in a comfortable environment, the characteristics observed are natural and effective. तो चूंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होते हैं, मीन्स कि वो दे आर अननोन टू द ऑब्जर्विंग सिचुएशंस और वो बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन में होते हैं. उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है या हमारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है. तो वो एक नेचुरल वे में जो है वो अपनी चीज़ों को कंडक्ट कर रहे होते हैं. जब वो नेचुरल वे में कंडक्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनसे जो हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं वो बड़ी नेचुरल और इफेक्टिव होती है. सो इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द रिसर्चर्स कैन choose to be either a complete observer, an observer as a participant as an observer, और एक complete participant. तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फॉर्म है जिसमें कि आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इसमें रिसर्चर के पास ऑप्शन हो सकती है कि या तो एक कम्प्लीटली एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करे या फिर वो एन ऑब्जर्वर एज ए पार्टिसिपेंट जो है उसका रोल भी प्ले कर सकता है. सिमिलरली वो एक पार्टिसिपेंट एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे भी काम कर सकता है और एक कंप्लीट पार्टिसिपेंट के तौर पे भी वो काम कर सकता है.
So for example, in a supermarket, a researcher can from afar a monitor and track the selection and purchasing of trends of the customer. यानी दूर खड़ा होके वो सिर्फ और सिर्फ ये नोट करे कि जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो किस किस्म की चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ें परचेज़ करें, उसके ट्रेंड को एक फासले से खड़ा होकर इस चीज़ को मॉनिटर करें और जानने की कोशिश करें. दिस ऑफर्स अ डीपर इंसाइट इनटू द परचेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर्स. सो ये जो एक तरीका है उससे आप बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कि और कंफर्टेबल तरीके से कि क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि आपके ऊपर चेक किया जा रहा है या देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है, तो अपने रूटीन में नेचुरल वे में चीज़ों की चॉइस करेंगे और परचेज़ करने की कोशिश करेंगे. सो ऑब्जर्वेशनल मेथड में तीसरी चीज़ है केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड जो है, केस स्टडीज इन्वॉल्व्स इन डेप्थ रिसर्च एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप्स. केस स्टडीज लीड टू ए हाइपोथेसिस एंड वाइडन अ फर्दर स्कोप ऑफ स्टडिंग अ फिनोमेना. अब केस स्टडी जो है एक इन डेप्थ रिसर्च होती है, ठीक है. इसमें किसी भी इंडिविजुअल को भी स्टडी किया जा सकता है और इस तरह से ग्रुप को भी स्टडी किया जा सकता है. सो केस स्टडीज लीड टू ए हाइपोथेसिस एंड वाइडन अ फर्दर स्कोप ऑफ स्टडिंग अ फिनोमेना. आप एक हाइपोथेसिस कोई भी सेट कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जितना चाहें डिटेल में उसको वाइडन करते हुए उस फिनोमेना को जानने की कोशिश कर सकते हैं. सो however, case studies should not be used to determine cause and effect as they don't have the capacity to make accurate predictions because there could be a bias on the part of the researcher. अभी जो केस स्टडी है इसमें हम आम तौर पर सिर्फ और सिर्फ फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना कि कोई भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जानने की कोशिश करें. बिकॉज जो इसमें ये शक हो सकता है कि जो रिसर्चर है उसकी कोई बायसनेस जो है उसके अंदर शामिल ना हो सके. So the other reason why case studies are not an accurate way of conducting descriptive research is because there could be an atypical respondent in the research and describing them leads to poor generalization and move away from external validity. अब ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है रिसर्च की, इसमें आम तौर पे केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट या वैलिडेटेड किस्म का नहीं समझा जाता. उसकी रीज़न ये है कि चूँकि जो रिसर्चर है दे कुड बी एन टाइपिकल रिस्पॉन्डेंट, यानी रिस्पॉन्सेस के अंदर बहुत सारी बाइसेस का आने के चांसेस होते हैं और एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसर्चर रिस्पॉन्डेंट्स हैं, तो आप इसकी जनरलाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं और इस तरह से एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है उसको आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं. तो केस स्टडी की तो जाती है लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च के तौर पर नहीं समझा जाता. और ऑथेंटिसिटी की उसकी क्या है कि आप उसकी वैलिडिटी को इंश्योर नहीं कर सकते और आप उसकी जनरलाइजेशन जो है उसको नहीं इंश्योर कर सकते. So the next thing is survey research. Survey research जो है this is the most widely used research type of descriptive research. इसमें जो है respondents answer through surveys और questionnaires और polls. इसमें या तो रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनके लिए सर्वेज बना दिए जाते हैं, पोल्स बना दिए जाते हैं, क्वेश्चनर्स बना दिए जाते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ तरह से सर्वे कंडक्ट करते हुए रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे होते हैं. अभी जो सर्वेज हैं या क्वेश्चनर्स हैं दीज आर मोस्टली पेपर पेंसिल टाइप्स. और पोल्स जो हैं, पोल्स आजकल जो सोशल मीडिया डिज़ाइन किया जाता है, हमारा सोशल मीडिया के ऊपर पोल्स जो हैं वो डिज़ाइन कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज जो हैं रिस्पॉन्डेंट्स के लिए जाते हैं. सो दे आर द पॉपुलर मार्केट रिसर्च टूल्स टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स. और इसी तरह से ये पॉपुलर मार्केट रिसर्च टूल है, बहुत इजी टू कंडक्ट है. आप इसमें लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल जो है उससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. So in order for a survey to gather good quality data, it should have good survey questions, which should be balanced mix of open-ended questions and closed-ended questions. अब ये जो क्योंकि इसमें आपके पास सर्वे रिसर्च कंडक्ट करते हुए डायरेक्ट रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो समटाइम्स डाटा की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो सेफ्टी महसूस की जाती है कि उसमें कोई चीज़ें ऐड होने का ख़दशा नहीं होता है. बहरहाल इसमें रिस्पॉन्डेंट्स का रिस्पॉन्स कम हो सकता है, रिस्पॉन्स लेवल लो हो सकता है, उनका इंटरेस्ट लेवल कम हो सकता है. तो उसके फिर हमें इंश्योर करना होता है कि हम किस तरह से जो है वो एक अच्छा टूल डिज़ाइन कर लें कि उसके ऊपर हम बेहतर तरीके से
रिस्पॉन्सेज जो है वो रिस्पोंडेंट के ले सकें। और इसमें एक और चीज़ भी है कि आप जो है उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करें डिफरेंट तरह से। उसकी वैलिडिटी जो है पहले से आप उसकी कंटेंट वैलिडिटी कर लें, फेस वैलिडिटी कर लें, एक्सपर्ट वैलिडेशन जो है उसकी ले लें, ताकि आप मैक्सिमम तौर पे बेहतर रिजल्ट्स जो है उसको फाइंड आउट कर सकें। So these survey methods can be conducted online or offline, which makes it the go-to option for descriptive research where the sample size is very large। और आपके लिए बहुत आसानी है कि आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, और एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर आप सर्वे कंडक्ट करते हुए डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ स्टडीज जो हमने पढ़ी अभी डिस्कस की। हमने देखा कि देयर इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में जो है आपने देखी थी, मैं इसको रिवाइज करने जा रही हूँ आपकी आसानी के लिए। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है उसमें हमने दो टाइप्स की ऑब्जर्वेशन देखी थी। वन इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड एंड द अदर इज ए क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज उसमें हम मेजर करते हैं वैल्यूज में और नंबर्स में क्वांटिफाई करते हुए, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंदर हमारा फोकस जो है वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर करना होता है। और इसमें ऑब्जर्वर जो है पार्टिसिपेंट के तौर पे, नॉन पार्टिसिपेंट के तौर पे दोनों तरह से परफॉर्म कर सकता है और अपना इंफॉर्मेशन या डाटा जो है कलेक्ट कर सकता है। जो दूसरी हमने टाइप पढ़ी थी दैट इज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है दैट इज इन डेप्थ स्टडी की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या फिर ग्रुप के बारे में। और इस टाइप ऑफ या इस मेथड को जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में वैलिडेटेड नहीं समझा जाता, और इसकी जनरलाइजेबिलिटी के भी इश्यूज होते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ी दैट इज सर्वे रिसर्च मेथड विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज एंड एज वेल एज इन एजुकेशनल रिसर्च, जिसमें कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, और विदाउट हैसल जो है रिसर्चर डिफरेंट तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन रहते हुए डाटा कलेक्ट कर सकता है। इसमें पॉल्स, सर्वेज, क्वेश्चनियर्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ द रिसर्च, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. So first one we are going to discuss under the heading of data collection. So descriptive research can be conducted by using specific methods like observational method, case study method and survey method. Between these three, all major methods of data collection are covered, which provides a lot of information. So this can be used for future research or even developing hypothesis of your research object. तो आपके पास जो इसमें सबसे बड़ी आसानी ये है कि आप जो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बड़ा ही रिच किस्म का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। either if you are using observational method तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हैं, और आप डायरेक्ट जो या आप ये कह लीजिए जो प्राइमरी लेवल का डाटा है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, और प्राइमरी डाटा सोर्स जो है उसके ज़रिए आप डाटा कलेक्शन करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डाटा कलेक्शन. एंड द अदर फॉर्म इज़ लाइक दैट इफ़ यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ सर्वे method in this, so you have a large number of sample you can conduct, and you can collect a large data on any of the phenomena from a large number of population or large number of sample. So this one is the best thing, or the major advantage of descriptive research. Variedness. अब variedness किस तरह से आती है? Since the data collected is both qualitative and quantitative, it gives a holistic understanding of research topic. आप इस पे बेतहाशा आपका अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो रिसर्च टॉपिक पे आ सकती है, क्योंकि आप इस पे क्वालिटेटिव भी ले सकते हैं और क्वांटिटेटिव, बोथ आपके पास ऑप्शंस हैं, बोथ चॉइसेस हैं, और बोथ प्रोसीजर्स यूज़ करते हुए आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है अपने रिसर्च टॉपिक के ऊपर ले रहे होते हैं. सो इट्स अ वेरिड डाटा कलेक्शन. सो दिस कॉजेज डाटा दैट वाज नॉट प्लान टू बी कलेक्टेड गेट्स tracked and the data is very diverse and thorough. और अगर आप इसको अनप्लान करते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड जिसको कहते हैं, अब अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं, तो आप उसके ऊपर रहते हुए जब आप डाटा क्लिक करें तो आपके पास एक डाइवर्स और वेरिड और थॉरो किस्म का जो डाटा है वो आपके पास थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड यूज़ करते हुए आ सकता है. So the next advantage of descriptive research we are going to discuss is that it's natural environment. So when descriptive research allows for the research
structure to be conducted in the natural environment of the respondent, and this ensures the high quality and honest data is collected. एक और इसका जो बड़ा पॉजिटिव हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि चूँकि आप जब डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका जो रिस्पोंडेंट है उसका नेचुरल एनवायरनमेंट के आप अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी आप उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे, कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर जो है वो चेक्स नहीं है इस तरह के, ठीक है। तो वो जो आपके पास प्राइमरी लेवल का डाटा सोर्स आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम ए वेरी नेचुरल एनवायरनमेंट। और जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि डिज़ाइंड एनवायरनमेंट नहीं होता, तो हम उस डाटा को कंसिडर करते हैं दैट इज़ लाइक ए हाई क्वालिटी एंड ऑनेस्ट डाटा। So the next advantage of descriptive research we are going to discuss is like that it is quick to conduct and cheap. So this is, जैसे हम पहले कह रहे थे कि बात कर रहे थे कि जो सैम्पल साइज़ है वो आपके पास काफ़ी बड़ा होता है इसमें। तो आपके पास चूँकि आपने एक क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लिया है, एक पोल डिज़ाइन कर लिया है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च जो है हमने डिज़ाइन कर लिया, तो आपके पास बड़ा आसान है कि आप डाटा जो है वो जो एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप से जो है आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा क्विकली कर सकते हैं और चीप वे में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई पोल जनरेट करते हैं सोशल मीडिया पे and you can distribute this information on multiple social media websites or social media groups, so you can collect a numerous or a large number of data at the same time, ठीक है। यानी आप एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों से जो है आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत जोग्राफिकली स्प्रेड किस्म का जो डाटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका सोशल मीडिया जो है उस पर आपने पोल क्रिएट किया, आप लाहौर से भी वो डाटा आपका उसी टाइम पे जनरेट हो रहा है, वहाँ से आ रहा है, आपका जो है वो कराची से भी आ सकता है, कोयटा से भी, यानी अ नंबर ऑफ एरियाज़ यू कैन जोग्राफिकली जो है वो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं क्विक टाइम में और चीप टाइम में, एंड यू हैव नो कॉस्ट टू डू दैट। Another advantage of descriptive research is that is form basis for डिसीजन मेकिंग। यानी ये जो आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं एक लार्ज पॉपुलेशन के साथ और फिर आप उसको जर्नलाइज भी कर रहे हैं और आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस जो है उससे बना सकते हैं। सो इट इज़ ईजी टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ दैट डाटा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो एनालिसिस करने जा रहे हैं आप उस एनालिसिस के बेस के ऊपर डिसीजंस ले सकें और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस कर सकें। So these are the few advantages we have discussed. Once again we recall it ताकि हमारे लिए जो है उसको याद करना और समझना जो है वो आसान हो जाए। हमने डाटा कलेक्शन की बात की कि डाटा कलेक्शन जो है इसमें बहुत बेहतर तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वेरिड किस्म का डाटा हमारे पास आ सकता है, डाटा कलेक्शन के सोर्सेज हमारे पास बहुत ऑथेंटिक होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, यानी हम उसकी सेटिंग्स जो है उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं, और जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट करें इट मीन्स दैट दिस डाटा कैन बी अ हाई क्वालिटी एंड ऑनेस्ट डाटा। सो अदर एडवांटेज वी डिस्कस लाइक इट्स अ क्विक टू कंडक्ट एंड चीप फ्रॉम ए जियोग्राफिकली स्प्रेड सैम्पल, एंड द लास्ट वन वी डिस्कस दैट इज फॉर्म्स बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग। आप इसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस जो हैं उसको इंश्योर कर सकते हैं। So after discussing the advantages, let's discuss the disadvantages of descriptive research. तो जो descriptive research है जहाँ उसके advantages हैं वहाँ उसके कुछ disadvantages भी हैं, यानी हम मुख्तलिफ तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं और जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में तो हमारे सामने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि अदर रिसर्च डिज़ाइंस यूज़ करने वाले जो हैं उनके ख्याल में इसके ज़रिए हम उसको बेहतर नताइज नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट डिसएडवांटेज वी आर गोना डिस्कस इज़ द सैम्पल इज़न्ट रिप्रेजेंटेटिव। सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता? ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ द सैम्पल इट इज़ वेरी टफ टू वैलिडेट दैट अ सैम्पल इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन। समटाइम्स क्योंकि हम रैंडमली जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं अपना डाटा, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रैंडमली कलेक्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो जब हम रैंडमली वो करते हैं तो उसमें फिर जो हमारा समटाइम्स पर्पस होता है उसी स्टडी को कंडक्ट करने का या किसी ख़ास तरह की पॉपुलेशन के ऊपर
डाटा कलेक्ट करने का या इन्फॉर्मेशन लेने का वो समटाइम्स पीछे रह जाता है। तो जब वो पीछे रह जाता है तो इस तरह की सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि जो सैंपल है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट टू और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, यानी वो पूरी पॉपुलेशन को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता है। So this is one of the drawback or the disadvantage of this descriptive research. The other one is no scope to learn cause. दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज हमें नज़र आता है दैट इज़ लाइक नो स्कोप टू लर्न कॉज, मीन्स सिंस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ओनली फोकसेस ऑन द व्हाट of an objective or phenomena, it does not develop into the why or how, and that is limitation in learning specific causes. यानी हम चूँकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं, यानी हम ज़्यादातर जो जानने की कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमेना के बारे में, जैसा कि हमने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट या उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन या एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम सिर्फ व्हाट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हमारा फोकस होता है कि क्या है, लेकिन ये क्यों है और किस तरह से है इसके ऊपर हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और उसके ऊपर हम जब ये बात नहीं कर पाते हैं जिसमें कि हम रिलेशनशिप्स को ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम जो कॉज है उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। सो इट्स अ लिमिटेशन इन दिस कि हमारे पास जो डाटा की कलेक्शन है वो एक लिमिटेड हद तक हमें रिस्पॉन्स कर रही है एक आंसर का, व्हाट आंसर तक वो हमें रिप्लाई करती है, वाई और हाउ तक का जो आंसर है उसमें हमें रिप्लाई नहीं मिल पाता। सो द अदर थिंग इज which we have the disadvantage of this is the confidentiality. Confidentiality is one of the major characteristics of any good research. यानी confidentiality of the data जो है that is a very much important for conducting in a research. So respondents aren't always truthful if questions are too personal or they feel that they are being watched. This may negate the validity of the data. तो sometimes जो respondents हैं वो आपको true data नहीं दे रहे होते हैं, जैसे कि कहा कि उनका less interest होता है, और sometimes अगर हम participant के साथ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर कॉन्शियस हो जाते हैं और वो ट्रू डाटा जो है वो समटाइम्स नहीं दे पाते हैं। उन्हें पता लग रहा होता है कि हमें वॉच किया जा रहा है या हमारे पे चेक किया जा रहा है या हमारे ओपिनियंस को जानने की कोशिश की जा रही है, तो समटाइम्स जो है वो ट्रू डाटा हमारे तक नहीं पहुंचाते, जो कि हमारी जो कंसर्न है डाटा की वैलिडिटी का उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। द अदर थिंग इज हालो इफेक्ट. If the research observer has a potential bias towards a research topic or some respondents in the research, the observations then may be considered as invalid or untrue. Sometimes ये होता है कि जो ऑब्जर्वर है उसका अपना जो इफ़ेक्ट है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता है सेटिंग्स के ऊपर, तो वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड सेटिंग नहीं है, और जो रिसर्चर है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो किसी के ऊपर दे देता है ड्यूरिंग दैट कलेक्शन ऑफ डाटा, तो हम ये कहते हैं कि ये हालो इफेक्ट जो है वो रिसर्चर का आ रहा है उस रिस्पोंडेंट के ऊपर, और वो जो डाटा है उसकी वैलिडिटी जो है और ट्रूथफुलनेस जो है उसके ऊपर हम जो है वो हमें डाउट हो जाता है कि हम किसी तरह से शायद इफेक्टिव तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए। सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस वी डिस्कस्ड। जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे, जिसमें हमने जिक्र किया कि कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है वो इशू है, हालो इफेक्ट हो सकता है, सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिवली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू रेंडमाइज द सिलेक्शन, हम रैंडम तरीके से डाटा जो सैंपल है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो हम ये बात करते हैं कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन की, वो समटाइम्स उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और इसी तरह से इसका एक बड़ा ड्रॉबैक जो है इस रिसर्च का कि हम सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड एग्जिस्टिंग सिचुएशन को रीड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिनोमेना को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो जो एक सिर्फ यहाँ तक कि क्या है ये हमें मालूमात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से मिलती हैं, लेकिन ये क्यों है और किस तरह है
इसके जवाबात हमें आम तौर पे इस रिसर्च से नहीं मिलते हैं. सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो आई डू होप कि आपने आज का जो लेक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि पिछले लेक्चर में हमने नहीं देखी. ख़ास तौर पे जो ऑब्जर्वेशन के मेथड्स हैं उसको आपने देखा कि हमने जो 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं आज के, ऑब्जर्वेशनल मेथड डिस्कस किया है, केस स्टडी मेथड और सर्वे मेथड. तो ये जो तीनों मेथड्स हैं जिसमें मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, और इन तीनों मेथड में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिज़ाइन है दैट इज़ सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें कि डाटा को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेना भी ईजी है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर आप जस्ट यू जनरेट और क्रिएट अ पोल एंड यू कलेक्ट अ डाटा विच यू कैन इवन जनरलाइज ऑन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. सो आई डू होप कि आपने आज का जो लेक्चर है उससे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो मैक्सिमम मालूमात जो है वो हासिल की होंगी, और आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल. जो हमारे मकासद थे आज के लेक्चर के वो हमने अचीव किए. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट यू कैन comment under my YouTube channel as well, and you can put your questions on our Google Classroom. मैं वहाँ पे आपके questions को address करने की कोशिश करूँगी, और even we can discuss while we will be going on our online class for this lecture. So thank you very much for listening this lecture.